हेलो जी। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आइए तो आज हम लोग अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और इसके पहले 1 मिनट में हम अपनी पिछली कक्षा की बात क्या किए थे उस बातों को समराइज करते हैं। हम लोग जाने यही थे कि किस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बक्सर और पलासी जैसे युद्ध में विजय हासिल करके अंतःगत हुआ और फाइनली वह यह बोला कि अब पैरामाउंट हम हैं, यानी सॉवरेन हम हैं। तो हमारे परिस्थितियों के अनुकूल ही भारतीय क्षेत्रीय राजा अपनी गतिविधियां करेंगे और उसी के क्रम में फिर सारे भारतीय राजा एक संधि के तहत, जिसको बेसिकली तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक संधि आदि संधियों के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी के अधीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ गए हैं। तो उसी के दरमियान देखिएगा कि ब्रिटिश कंपनी में बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल और गवर्नर रहे जो भारत को अपने आर्थिक हित के अधीन करने में अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया और महत्वाकांक्षी रूप से भारत को एक अपने साम्राज्य के अधीन बना लिया। तो उसी के दरमियान आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल का कार्य, मतलब कौन सा गवर्नर जनरल था और उसका काम क्या रहा, वो साम्राज्य की दृष्टि से कितना अपने साम्राज्य के विस्तार में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो हेडिंग मैंने लगा रखा है महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और कार्य। यानी भारत में जितना वहाँ से अपॉइंटमेंट होकर आते थे इंग्लैंड से, वो सारे के सारे लोग होते थे जिसका एक सीमित कार्यकाल होता था 5 वर्षों का या 6 वर्षों का, कभी कभी देखा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि सभी गवर्नर जनरल को आज जानने वाले हैं। तो जब से पहले जो हम जानेंगे वो सबसे पहले ये है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के शासन में आप यदि देखिएगा तो ब्रिटिश साम्राज्य के व्यापक, एक इसको कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, एक्सपेंशन टू ब्रिटिश, या कॉलोनी कह दीजिए या एम्पायर कह दीजिए, अगर उसका कोई विस्तार करने वाला वास्तविक शासक था तो वो लॉर्ड क्लाइव था। खैर, इसको क्यों कहा जाता है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो उसके पीछे तर्क ये है कि जब ब्रिटिश कंपनी संकट में थी, जब बंगाल का नवाब सिराजदौला कंपनी पर आक्रमण करके कलकत्ता के किर्टफोले जो पोर्ट था, उसका जो किला था, उस पर आक्रमण किया, तो उसी के दौरान वहाँ के जो कुछ सिपाही थे वो सारे के आके फुल्टा द्वीप में टिक गए। लेकिन ये विकट परिस्थिति में फिर साउथ इंडिया से वाटसन और क्लाइव आते हैं और फिर दोस्तों को मिलाकर, कंपनी के दोस्तों के साथ गठजोड़ बनाकर फिर कूटनीतिक मात देने में बंगाल के सिराज को सफल हो जाते हैं। तो यहीं पे देखिए, कंपनी जब संकट में थी तब आर्काट की घेराबंदी हुआ। तो ये समझ गए कि एक आर्काट का घेराबंदी किया। आर्काट के घेरा का मतलब क्या? कर्नाटक का राजधानी था आर्काट, और आर्काट में बुलाना था किसको? तो वहाँ की जो नवाब था उस व्यक्ति को, यानी कर्नाटक के नवाब को। तो ये चीज़ मैंने बता दिया कि आर्काट की घेराबंदी करने के लिए इसको एक व्यापक श्रेय दिया जाता है। और दूसरा, क्लाइव का दृष्टिकोण नवाब के दोस्तों से दोस्ती करना था। देखिए, एक तो आर्काट घेरा के माध्यम से स्थिति को संभाल लिया, जो बिगड़ रही स्थितियां थी कंपनी को उसको हद तक संभालने में सफल रहा। उसके साथ साथ ये षड्यंत्र नीति अपनाया कि जो बंगाल का नवाब है उसके दोस्तों से हम दोस्ती कर लें, और उसी के तहत देखिएगा प्लासी के युद्ध में षड्यंत्रकारी नीतियां सफल रहा इसका। लेकिन सिक्का का दूसरा पहलू भी है। मात्र ये दो तीन कार्य से कोई साम्राज्य का निर्माण होता नहीं है, लेकिन सिक्का का दूसरा पहलू क्या है कि क्लाइव के पहले से भी साम्राज्य निर्माण हो रहा था। क्योंकि क्लाइव के अगर पीछे भी देखे तो बंगाल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश कंपनी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही थी। उससे नीति के तहत, उस विस्तार के तहत वो अपना दिमाग केंद्रित कर रही थी।
तो क्लाइव से पहले साम्राज्य निर्माण भी हो रहा था। दूसरा देखिए, बंगाल कंपनी के लिए शक्तिशाली बन गया था, क्योंकि बंगाल में जब से कंपनी गई थी सरप्लस एग्रीकल्चर और सरप्लस मुनाफा कमा रही थी, तो ऐसे में इसकी क्षमता भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अंतःगत वह यह कह सकते हैं कि वास्तव में क्लाइव जो था कई अधिकारियों में से एक था। यह बिल्कुल कहना सत्य होगा कि क्लाइव कई अधिकारियों में से एक था जिन्होंने बंगाल में साम्राज्य निर्माण का निर्णायक योगदान किया। तो क्लाइव के बारे में आप देख लिए, और फिर मैंने ये बता दिया अर्काट की घेरा, प्लासी की लड़ाई। तो ये इसका मेन प्रोमिनेंट कार्य था और इसकी साम्राज्य नीति के अधीन ये सब काम था जिसको आपको ध्यान रखना है। यहीं से मेंस के भी प्रश्न बन जाएगा कि क्या क्लाइव को साम्राज्य निर्माण हेतु कितना योगदान दिया जा सकता है, टिप्पणी करें। तो इन सब बातों को वहाँ पे आप इंक्लूड कर देंगे। फिर देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स आया है तो सबसे पहले इसका जो जानना है प्रोमिनेंट, ये रिंग फेंस का नीति अपनाया। रिंग फेंस का नीति, रिंग फेंस का नीति मतलब अंगूठी के घेरे में ले लेना। ये सब बात मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं सबको ये सारी इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आगे जब हम रेगुलेटिंग एक्ट और अन्य चीज़ पढ़े तो हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा गवर्नर जनरल कौन सा काम किया। करने को बहुत किया है, लेकिन मैंने वही चीज़ को लिखा है जो एग्ज़ाम के नज़र से पॉइंट व्यू हो, यूजफुल हो। अनावश्यक मैंने बर्डन आप लोग को देने का मेरा उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं सेलेक्टेड चीज़ों को ही, प्रोमिनेंट तथ्य को ही, फैक्ट को ही या कॉन्सेप्ट को ही बताने का प्रयास करता हूँ। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहला क्या किया, रिंग फेंस का नीति अपनाया और इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, सॉरी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इसी के अधीन रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जिसके तहत पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन इस बात को समझिए कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वॉरेन हेस्टिंग्स। क्यों बना इसका विस्तार मैं जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ में देखिएगा कि ब्रिटिशर्सों ने भारत पर रूल करने के लिए यहाँ के सभ्यता, संस्कृति, प्राच्य व्यवस्था आदि को जानने का प्रयास किया। उसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या था, तो इसके तहत भारतीय नियम विधान के तहत ही रूल करना है या क्या करना है उसका यहाँ पे निर्णय का एक केंद्र था। जैसे मान लिया जाए आप किसी बड़े साम्राज्य का स्वामी बन गए हैं, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, व्यवस्थाएं कैसी होगी, राजनीतिक गतिविधियाँ कैसी होगी, इन सब चीज़ों पर भी आपको बलपूर्वक ध्यान देना होगा। तो ऐसे में ये लोग कहा कैसे चलेगा शासन, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि भारतीय नियम विधान जो प्राचीन प्राच्य भारतीय नियम विधान था उन लोगों को जानना चाहा, और फिर उसी क्रम में देखिएगा कि भारत का जो प्राचीन पुस्तकें ग्रंथ आदि को ये लोग क्या किए कि जो यहाँ की लैंग्वेज भाषा में था उसके अपने अनुकूल बनाया, और फिर जैसे में अनुवाद किया। मनुस्मृति का अनुवाद हुआ, गीता का अनुवाद हुआ, पंचतंत्र का अनुवाद हुआ, आदि आदि पुस्तकों का अनुवाद किया, ताकि वहाँ से हमें कुछ ऐसी बातें मिले जिसके तहत हम अपने साम्राज्य को और अपनी सत्ता को भारत में मजबूती से स्थापित करने में सफल रहे। तो इसका मेन उद्देश्य था। इसी के तहत देखिएगा कि भू राजस्व व्यवस्था आई, और भू राजस्व व्यवस्था आई तो इसके तहत क्या हुआ कि बंगाल में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्थापना किया गया। यानी जितना टैक्सेस से संबंधित मामला था, रेवेन्यू से, राजस्व से संबंधित मामला था, उसके लिए एक टुकड़ी गठन कर दिया गया। उसमें कई सदस्य थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसको याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसके शासनकाल में, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के तहत देखिएगा कि रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले बनाया जिला, और जिला में था जमींदारियाँ, और जमींदारियाँ जो था वो नीलामी के आधार पर, जैसे मान लिया जाए 10 किसान हैं, अब 100 सबको 100 एकड़ है। अब
कुल मिला दिए तो 1000 एकड़ हो गया। अब इस पर कौन जमींदारियां हैं जो रूल करेगा और अंग्रेजों को टैक्स वसूल के देगा, उसके लिए तय करना बहुत मुश्किल था। तो अंग्रेजों ने इसके लिए बोली लगवा दिया, जिसको नीलामी कहते हैं। 1000 एकड़ का ज़मीन है, उस पर नीलामी लगवा दिया और सब राजा बोले कि इतना हम वसूल के देंगे सालाना, या इतना वसूल के देंगे। कोई कहा कि सर हम इतना वसूल के देंगे। तो जो सबसे अधिक बोली लगाया कि हम सर इतना वसूल के देंगे, तो उसको 1000 एकड़ दे दिया गया। लेकिन ऐसा भी होता था कि कभी कभी जो बोली लगा था उसके अकॉर्डिंग राजस्व रेवेन्यू वसूली नहीं होता था, तो उसकी जमींदारियां छीन ली जाती थी और फिर अन्य राजा को भी दे दिया जाता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो जमींदारी था वो नियमित रूप से क्या हुआ कि वसूल नहीं हुआ, जिसके कारण जिला में इन सभी रेवेन्यू को देख रेख करने के लिए एक कलेक्टर, जिला का कलेक्टर विभाग बनाया गया। यहीं से कलेक्ट्रेट का शुरुआत शुरू होता है। फिर उसी के बाद देखिएगा वसूल जो रेवेन्यू वसूली बराबर नहीं हुआ, यानी नियमित रूप से जो बोली लगा था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि जिला फिर जमींदारियाँ, जमींदारियाँ मतलब किसान नहीं, किसान के सभी भूमियों को अंग्रेज ले लिया और वो किसी जमींदारों को दे दिया और उसको कहा कि आप जितना बोली लगाओगे आप हमें टैक्स वसूल कर दोगे। तो ये था जमींदारियाँ। अब वसूली बराबर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप देखिएगा 1770 में बंगाल में एक बहुत भारी अकाल आता है। इसमें भारत के लगभग 1/3 जनसंख्या भूखे से मर जाते हैं। और फिर ऐसे में ही आप देखें तो कैसे रेवेन्यू होगा? अब लोग मर गए हैं तो बहुत सारे भूमियां हैं जो भूखंड है जो बंजर पड़ जाएगी, प्रॉपर उसमें एग्रीकल्चर नहीं होगा, कृषि नहीं होगा, ज़मीनें बंजर हो जाएगी। तो ये स्वाभाविक है कि वसूली बराबर नहीं होगा। तो जब ये 5 साल का सिस्टम था कि 5 साल तक दोगे, लेकिन फिर इसे कंपनी घटाकर कर दिया 1 साल कि 1 साल में आप दीजिए। तो राजस्व व्यवस्था कौन लाया? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके तहत मैंने बता दिया जिला, जमींदारी और जमींदारी व्यवस्था नीलामी पर आधारित। नीलामी क्या है? नीलामी में अंग्रेज बोली लगाएगा और इस बोली को एक्सेप्ट करने वाले लोग 5 साल तक उस भूखंड से, पूरे क्षेत्र से, 1000 एकड़ पर से जितना तक की बोली लगेगी उसका वसूल कर कर किसको देगा? अंग्रेज को देगा। और यदि वो नहीं देता तो उससे जमींदारी छीन ली जाएगी और फिर किसी और को दे दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था थी। तो ये मैंने बता दिया। फिर अतः देखिए ये पूरी गतिविधियां देखने के बाद यह पता चलता है कि अतः वॉरेन हेस्टिंग्स का जो काल था वो गलती और प्रयोग का रहा। ट्रायल एंड एरर, गलती और प्रयोग। देख रहे हैं ये गलती कर रहा है, ये दूरदर्शी है, लेकिन ये तत्काल स्थिति को समझे बगैर ये बहुत आक्रामक जैसा रूल और अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर बना रहा है। तो ऐसे में इसका जो काल रहा ट्रायल एंड एरर का रहा, गलती और प्रयोग का रहा। उसके बाद देखिए अगला जो गवर्नर जनरल आता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस में क्या विशेषताएं हैं, ये इसके काल में क्या हुआ? तो आप देखिए कि 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसी के तहत क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम के संधि हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, मैंने पीछे बता चुका है। उसी के तहत देखिए कि प्रशासनिक सुधार हुआ। प्रशासनिक में मैं आगे बताऊंगा। भू राजस्व व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। कंपनी इसी के काल में जो थी क्या कि लाभ की स्थिति में प्रॉपर आ गई। इसकी स्थितियां काफ़ी हद तक ठीक करने में कॉर्नवालिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जमींदारी पद्धति 1789 और फिर अस्थाई बंदोबस्त 1793। इसके तहत कहा गया था कि 10 साल के लिए आपको मैं नीलामी जमींदार को दे रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर 10 साल के बाद आगे लगातार बढ़ाता रहा कंपनी। 1700 अस्थाई बंदोबस्त 1793, इसमें जमींदारियों को क्या कहा गया? देखिए जब किसी चीज का कार्यकाल अगर बढ़ा रहे हैं 20 साल 30 साल, तो इसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। लेकिन अगर फिक्स कर दिए है कि नहीं 30 साल तक 40 साल तक, तो वो हो गया अस्थाई बंदोबस्त।
वो हो गया अस्थाई और ये अस्थाई बंदोबस्त। तो ये चीज को याद रखिएगा। इसी के तहत देखिएगा कि भूमि का मालिक किसको बना दिया गया, जमींदारों को बना दिया गया। कंपनी जमींदारों से कहा कि अब आप भूमि के मालिक हो, आप हमें टैक्स वसूल कर दोगे। तो ये व्यवस्था था कॉर्नवालिस। लेकिन कॉर्नवालिस का जो मेन जो जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है, तो वो एक और विशेषता बात उल्लेखनीय है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, यानी प्रशासनिक सुधार ये बहुत किया। उसके तहत देखिएगा तो इंडियन पुलिस सिस्टम की शुरुआत किया, उसके साथ साथ नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही में कहा कि ये लोग अब व्यापार नहीं करेंगे। मान लिया जाए सिविल सर्वेंट, तो कंपनी के अधीन कार्य करने वाले सिविल सर्वेंट या कोई कार्यकारी जो ऑफिसर्स होते थे वो कार्य के साथ साथ व्यापार करते थे। तो व्यापार क्यों करते थे, क्योंकि कंपनी इसको पेमेंट कम देती थी और उसके बदले कहती थी कि आप व्यापार करो, जो कि दस्तक के मामले में मैंने आपको बताया था। लेकिन अब ये रिफॉर्म कर रही, एक सुनियोजित तरीके से काम कर रही है और कह रही कि अब नौकरशाही जो है व्यापार नहीं करेगा। यानी इसका जो उद्देश्य है वो है कि अगर एक सर्वेंट है और अगर वो काम भी ऑफिस में करता है, उसे व्यापार भी करना है, तो वो साम्राज्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो दिमाग है वो डाइवर्ट है। तो ऐसे में कोई एक कार्य पर फोकस करे। तो ये एक बहुत बड़ा क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का रिफॉर्म था। उसके साथ साथ तीसरा मैं बताऊं तो न्याय में सुधार किया। न्याय के तहत फौजीदारी न्यायालय बनाया, दीवानी न्यायालय। फौजीदारी में क्या होता था, क्रिमिनल केस देखे जाते थे, और क्रिमिनल केस के अंतर्गत देखिएगा तो ये नियम लगा दिया कि अदालत में धर्म जाति के आधार पर कोई भी कार्य नहीं होगा। उसके साथ साथ और दूसरा पॉइंट देखिए, मैं बोल रहा हूँ नहीं दिख रहा होगा आपको, तो अपराध का निर्णय कैसे होगा, तो अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है, वो अपराध किया है, तो उसका निर्णय कैसे होगा, उसकी मंशा के आधार पर होगा। मंशा क्या है कि जैसे में मान लिया जाए किसी व्यक्ति के दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है और आपको तो पता नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर है, आप एक पंच लगा दिए। अब उसका था ब्रेन ट्यूमर और एक पंच आप लगा दिए, वहीं पे गिरा, बेहोश हो गया, चल बसा, यानी उसकी मृत्यु हो गई। तो मामला कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट में क्या जज साहब इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि आपका उद्देश्य उसे मारने का था? नहीं। आपका इंटेंशन क्या था, आपने एक पंच मारा है, ये बात सही है, लेकिन आपका पंच मारने का उद्देश्य नहीं था कि आप उसे मृत्यु के ही लोग पधार दें। और आपको इस बात का भी पता नहीं था कि उसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है। जैसे में मान लिया जाए कि एक रियली घटना है, प्राचीन काल में शिकारी लोग खेला करते थे। जंगल में एक व्यक्ति शिकारी खेल रहा था, झाड़ी के पीछे एक लड़का लड़की बैठे थे, दोनों बातें कर रहे थे। शिकारी शिकार कर रहा था और एक हिरन पर वो एम साधा हुआ था, निशाना साधा हुआ था, और यहाँ से तीर छोड़ता है और जाके जो झाड़ी के पीछे एक लड़का लड़की होता है उस लड़के को लग जाता है। लड़की कोर्ट चली जाती है, कोर्ट में बहस छिड़ता है। जज साहब कहते हैं कि क्या आपने हत्या किया? अब शिकारी कहता है कि सर ये बात सत्य है कि मैंने तीर चलाई, ये तीर उसको लगा, लेकिन उसके पीछे मेरा उद्देश्य तो ये नहीं था कि हम उसे मार दें। मैं तो निशाने साध रहा था हिरन पर, लेकिन बीच में ये आ गया, इसको लग गया। यानी मारने वाला का इंटेंशन देखिए, क्या उसकी इंटेंशन ये था कि उस व्यक्ति को मैं मार दूं? नहीं। तो ऐसे में जज साहब भी इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको सजा मिलेगा ही मिलेगा, सजा नहीं मिल सकता, क्योंकि इंटेंशन यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये जो क्रिमिनल के तहत ये कॉर्नवालिस ने कहा कि अपराध करने वाले व्यक्ति को क्यों सजा मिले, उसकी मनसा देखा जाएगा कि मारने के पीछे आपकी मनसा क्या थी। क्या सच में मनसा था कि मैं उसे मार दूं, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है?
तो इस तरह से रिफॉर्म किया। दूसरा है दीवानी। दीवानी के तहत व्यापार, उत्तराधिकार, आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कार्य इसमें देखा जाता था। तो ये बात जान लिए, कॉर्नवालिस हो गया। अब जो जानेंगे लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली का जो कार्यकाल है क्यों इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसके तहत देखते हैं कि सबसे पहले ये सहायक संधि किया। सहायक संधि के तहत भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया। टीपू के विरुद्ध ये चौथा वार किया था, जिसमें टीपू पूर्ण गति से अपने साम्राज्य के संरक्षण करने में असफल रहे। तीसरी वसीम की संधि हो गया। सेकेंड मराठा युद्ध हुआ था इसी के कार्यकाल में। कंपनी वित्तीय दबाव इसी के काल में बढ़ा, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली का कार्य देखिए तो सिर्फ आक्रामक व्यवस्था है। आया, लड़ा, धन जन की क्षति हुई, क्योंकि यूरोप से ये आई हुई कंपनी है, तो ये नहीं चाहती थी कि मैं अनावश्यक अपने ऊपर आर्थिक हमारा बोझ बने। तो इसलिए लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ा। और फिर इसी के काल में एक बात और जान लीजिए कि सेंसरशिप एक्ट आया था। सेंसरशिप एक्ट को मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। तो इसका कार्यकाल पूरा हुआ, फिर बुला लिया गया कि वेलेजली जी आप आ जाइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू। तो इस तरह से इसका काल जो था कंपनी को आर्थिक गतिविधियां में क्या किया कि बोझ बढ़ा दिया। फिर आगे देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में जानिए कि बंगाल का ये तो था ही था, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसी के तहत देखिएगा कि ये विलय की नीति किया, लेकिन उतना आक्रामक विलय नहीं किया जितना कि लॉर्ड डलहौजी किया था। तो विलय की नीति के तहत वैसे ही क्षेत्र को जीता, स्थान को जीता जो शासन को कुशल रूप से नहीं चला रहा था, जैसे में जयंतिया, बघाट आदि। इसके तहत और देखिएगा जयंतिया, बघाट आदि को ये विलय किया। उसके साथ शिक्षा का विस्तार किया बेंटिंक। उसके साथ 1833 का एक्ट इसी के काल में आया। समाज सुधार अधिनियम, सोशल रिफॉर्म बहुत तेजी गति से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अवसर तो प्रदान कर ही दिया कि सोशल रिफॉर्म हो। उसी के तहत देखिएगा कि कन्या शिशु हत्या पर पाबंदी लगा, और एक बहुत बड़ा यहाँ से परिवर्तन आता है ह्यूमैनिटी के लिए, मानव के लिए, स्त्रियों के लिए। सती प्रथा का अंत हुआ। ये सारी बातों मैं आगे बताऊंगा। महालवाड़ी व्यवस्था लाया। उपयोगितावादी, ये गवर्नर जनरल है, इसको ऐसा कहा जाता है। उपयोगितावाद क्या है, उपयोगितावाद के बारे में जान लीजिए एक भाषा में कि उपयोगितावाद एक विचारधारा है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख चाहता है। ये वैसा नियम, कानून, विधान बनाए जो लोगों के दृष्टि से, लोगों के व्यवहार से अच्छा हो। लेकिन क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उपयोगितावादी था, अधिकतम भारतीयों के अधिकतम सुख चाहता था? ये सारे रिफॉर्म कर रहे हैं, ये अपनी साम्राज्य के अनुकूल कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म करके भारतीय सभ्यता संस्कृति में इंटर करने का प्रयास है, ताकि भारतीय के निजी व्यवस्था, निजी कल्चर को जाने और फिर और ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रूल करने में सक्षम रहे। तो इसको कहा जाता है उपयोगितावादी गवर्नर जनरल। फिर शांतिकालीन गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा इसका ट्रायल एंड एरर का काल नहीं रहा, गलती और प्रयोग का काल नहीं रहा। बहुत हदों तक ये अपनी साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहे। जो लास्ट में देखना चाहता हूँ वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी में क्या देखना है, ये आक्रामक रूप से विलय की नीति अपनाया, भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके साथ साथ शिक्षा में भी सुधार किया। इसी के तहत देखिएगा तो वुड्स डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच क्या था, तो चार्ल्स वुड्स एक व्यक्ति था, उसी के सिफारिश पर आगे चल के शिक्षा में कुछ गतिविधियां की जाएगी। तो शिक्षा में सुधार, इसी के तहत वुड डिस्पैच ये आया। उसके साथ साथ देखिएगा तो सार्वजनिक निर्माण के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। और फिर इसी के तहत रेलवे, डाक तार, जिसको पोस्टल टेलीग्राफ कहते हैं, आदि का निर्माण हुआ। 1853 का एक्ट इसी के काल में आया था, डलहौजी में ही। और पहली बार भारत में विधायी परिषद का गठन हुआ, जिससे भारतीयों को कुछ रियायतें मिली और फिर ये विधायी परिषद में जाने लगे। कुछ ही भारतीय, लेकिन जाना तो शुरू हुए, यानी शुरुआत तो हुई।
उसके साथ साथ पहली बार भारत में क्या हुआ कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सिस्टम में हर जगह पर नियुक्तियां होना शुरू हो गया। तो इस तरह से मैंने पूरी गवर्नर जनरल, हालांकि कुछ और ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया है, और एक और गवर्नर जनरल लास्ट में मैं जान लेता हूँ, वो है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट को अगर देखें तो इसी के अधीन में लाइसेंसिंग एक्ट आया था, और कहा गया था कि अगर कोई भारतीय लाइसेंस लिए बगैर अपनी पत्रिका जारी करते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, अपने अधीन ले लेंगे, यानी जब्त कर लेंगे। इसी के तहत राजा राम मोहन राय का अखबार निकलता था मिराथुल अखबार, उसको बंद कर दिया गया था। कौन अखबार? मिराथुल अखबार किसका था? राजा राम मोहन राय का। तो लाइसेंसिंग एक्ट लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में। यही आपका ऑल ओवर इम्पोर्टेंट और एग्जाम के नज़र से सारा गवर्नर जनरल थे जिसकी चर्चा हमारी पूर्ण हो गई। हालांकि और भी गवर्नर जनरल आते हैं जिसका कार्यकाल हम लोग पढ़ने के दौरान ही जान लेंगे। तो ये सब बातें हैं जो आपको समझ में आया होगा, और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं रुक जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।